नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। इस समय जैसा कि हम SCRT की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो ये आज मैं आपको वीडियो सॉल्व कराऊंगी, मतलब जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, अगर इसका मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाया था कुछ समय पहले, आप जब हमारे मानव शरीर क्रिया विज्ञान की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको उसमें सेल डिवीजन कोशिका विभाजन की एक वीडियो मिलेगी। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर लोगे। लेकिन नहीं, अगर आपने देखी वो वीडियो या आपको पहले हो सकता है आपने पहले से पढ़ा हुआ ये चीज़ें, तब तो आप कर लोगे, अन्यथा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है थोड़ा। और डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ आपको ये ज़रूर पता होगा इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। PGT में बच्चे अक्सर रह जाते हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक को छोड़ देते हैं। लेकिन हमने सोचा आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही हम कराएंगे यहाँ पर सॉल्व। और साथ ही साथ आप ये समझ सकते हो 12th क्लास जो 11-12 की बुक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बुक है, ठीक है। जिस हिसाब से हमने 9-10 तक बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे थे उतना ही डिफ़िकल्ट है ये, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से करिएगा आप इसको, और हो सके तो पहले थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही साथ अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। जो 1 है वो कह रहा है जब कोशिका का विभाजन होता है तब जो तर्कु तंतु निकलते हैं उनके निर्माण में सहायता कौन करता है। जो मतलब ऑप्शन आप देख लीजिएगा, बोर्ड पर लिखे हैं। ये जैसे कोशिका है, ठीक है। कोशिका विभाजन हमेशा 2 फेज़ों से होता है। कितने? 2 फेज़ों से होता है कोशिका विभाजन, जिसमें एक होता है इंटरफेस, ठीक है, और दूसरा होता है माइटोसिस फेस, या हम पहली स्टेज की बात करेंगे जिसे हमने अभी बताया इंटरफेस, ठीक है। इसे हम अंतरावस्था भी कहते हैं। तो आप इंटरफेस याद रखो तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। इंटरफेस जो है आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा और कभी कभी हिंदी में भी ये सेम लिखा मिल जाता है। तो पहला स्टेज होता है इंटरफेस और दूसरा वही होता है, हमने अभी बताया माइटोटिक अवस्था यहाँ लिख देती हूँ मैं, माइटोटिक अवस्था स्टेज, ठीक है, या फेज़ कह सकते हो, ये माइटोटिक फेज़। तो जो आपकी पहली होती है इंटरफेस, इसकी बात करें तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसमें इतना ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा समय इसी फेज़ में लगता है, 95% समय लगता है। कोशिका यहाँ पूरा अपना तैयारी कर लेती है कि हमें विभाजित होना है, ठीक है। तो ये मान लो कोशिका है और ये केंद्रक है। तो इसमें क्या होता है, पहले कोशिका से पहले क्या होता है, केंद्रक अपना विभाजन शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले क्या करता है, केंद्रक अपना विभाजन शुरू कर देता है। और इसी के सेंटर में यहाँ पर तर्कु तंतु आपको दिखाई, मतलब सेंटर में ये होते नहीं हैं, ये पहले साइड में होते हैं। इस तरीके से ये साइड में तर्कु तंतु होते हैं। जब ये केंद्रक खिंचता है, केंद्रक पर खिंचाव पड़ता है, ये टूटता है, धीरे धीरे फैलना शुरू करता है, वैसे ये तर्कु तंतु यहाँ पर आता जाता है, आज मतलब धीरे धीरे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। जैसे कि आपके नॉर्थ पोल होते हैं, ईस्ट पोल, इस तरीके से ये आ जाता है बिल्कुल सेंटर में। और यही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है, जो ये तर्कु तंतु होते हैं, तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये तर्कु तंतु के निर्माण में कौन सहायता करता है। तो क्या आपको सेंट्रोसोम करता है, लाइसोसोम करता है, राइबोसोम करता है, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। मतलब ये कोशिका की आत्मघाती थैली मानी जाती है। जितने भी सड़ी हुई खराब कोशिकाएं होती हैं उसका भक्षण का काम लाइसोसोम करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सेंट्रोसोम होते हैं, तारक काय होते हैं, इनकी क्या होती है, मतलब रचना भी ऐसी होती है तारों की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 2 स्टेजों में आपका सेल डिवीज़न होता है, याद रखिएगा, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। सबसे ज़्यादा समय किसमें लगता है, हमने बताया आपको इंटरफेज में 95% कोशिका विभाजन का समय लग जाता है। रिक्तिका के चारों ओर एक पतली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसे कहा जाता है, जो रिक्तिकाएँ होती हैं उनके चारों ओर, जो रिक्तिकाएँ होती हैं उनके चारों ओर क्या होता है, एक अर्धपारगम्य पतली सी झिल्ली पाई जाती है। उसे क्या टोनोप्लास्ट कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, कोशिका का आवरण कहते हैं, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो देखो, डिक्टियोसोम हमने बताया था तारक काय को कहते हैं। कौन से तारक काय को कहते हैं, जो कि पेड़ों में पाया जाता है, ठीक है, पेड़ों में पाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, तारक काय को नहीं, गोल्जी काय को कहते हैं। जो
डिक्टियोसोम होता है, किसे कहते हैं, गोल्जी काय को कहते हैं। और कौन सा वाला है, गोल्जी काय जो होता है मानव शरीर में पाया जाता है, लेकिन जो गोल्जी काय की तरह डिक्टियोसोम होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका का आवरण भी नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन, टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो रिक्तिका होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, उनमें पानी भरा होता है। आप जानते हो 90% तक इनमें पानी होता है, हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं। और उसी की जो झिल्ली है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्तिका रस में उपस्थित होती है। ए है खनिज लवण व कार्बोहाइड्रेट, बी है एमिनो अम्ल व प्रोटीन, सी है कार्बनिक अम्ल व अपशिष्ट पदार्थ, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो हमारी रिक्तिकाएं होती हैं या फिर जिन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं, तो जो रिक्तिकाएं वैक्यूल्स होते हैं उनमें एक तरीके का तरल पदार्थ सैप पाया जाता है जिसमें ये सारे ही तत्व पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं 1, 2, 3 या 4। तो डी ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है केंद्रक बढ़ने लगता है। और मान लो ये कोशिका है, जब केंद्रक, इसमें एक केंद्रक है, जब ये विभाजन होगा तो ये कितने, 2 केंद्रक में टूट जाएगा। ठीक है, 2 केंद्रक में टूट जाएगा और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैरियोनाइसिस की कहलाती है। ठीक है, जब केंद्रक टूटकर अलग हो जाता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब ये केंद्रक टूटकर अलग हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, फिर से ये कोशिका जो है आपकी टूट, मान लो ये कोशिका है यहाँ पर केंद्रक अलग हो गए, फिर क्या होगा, केंद्रक अलग हो गए। अब केंद्रक अलग हो गए, अब ये पहले तो केंद्रक टूटेगा, ठीक है, केंद्रक टूट के 2 हो गए, अब ये कोशिका टूटेगी, यहाँ से कोशिका टूटेगी, फिर ये दोनों अलग अलग भाग में बट जाएंगे। तो मान लो टूट गई, अब ये एक कोशिका हो गई, ये एक कोशिका हो गई, तो दोनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक पहुँच जाएगा। ठीक है, एक एक केंद्रक पहुँच जाएगा। जो ये पहले का जो आपकी कोशिका थी, जो पहली कोशिका थी वो हो जाती है आपकी मदर सेल। ठीक है, वो पहली कोशिका क्या हो जाती है, आपकी मदर सेल कहलाती है। और जब ये कोशिका टूट कर, ठीक है, एक कोशिका 2 भागों में टूटती है। मान लो ये कोशिका है, ये वाली मैंने कह दी ये कोशिका है, अब आप इसे कोशिका समझ लो। ये कोशिका जब टूटती है तो ये एक कोशिका क्या हो गई, ये मदर सेल हो गई। पर जब ये टूटकर 2 भागों में विभक्त होगी, एक कोशिका इधर आ जाएगी, एक कोशिका इधर आ जाएगी, तो ये 2 क्या हैं, डॉटर सेल, इन्हें ही पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब केंद्रक विभाजित होगा उसके बाद क्या होगा, आपकी कोशिका विभाजित होगी। और जो पहली वाली कोशिका होती है उसे मदर सेल कहते हैं, और दूसरी कोशिका होती है वो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम डॉटर, 2 कोशिकाओं को हम डॉटर सेल कहते हैं। ओके, और जब कोशिका भी टूट जाती है तो उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब केंद्रक टूटता है तो कैरियोकाइनेसिस, और जब कोशिकाएं टूटती हैं तो उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्योंकि साइटो किसका नाम है भाई, साइटो ही कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक भाषा में साइटो कहते हैं कोशिका के लिए। ठीक है, केंद्रक के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ए है केंद्रक कला, बी है केंद्रक द्रव्य, सी है केंद्रिका व क्रोमेटिन धागे, डी है निम्न में से सभी। तो जब केंद्रक के मुख्य भाग की हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो यहाँ पर कितने, 4 आपसे पूछे हैं केंद्रक के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, एक केंद्रक कला हो गया, दूसरा केंद्रक द्रव्य हो गया, तीसरा केंद्रिका हो गई और तीसरा क्रोमेटिन धागे हो गए। ठीक है, क्रोमेटिन धागे हो गए, तो 4 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रक कला के विषय में सत्य कथन पहचाने। ए है ये दोहरी झिल्ली की बनी बा ER से जुड़ी होती है, बी है ये फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, सी है बाह्य झिल्ली पर राइबोसोम पाए जाते हैं, डी है निम्न में से सभी। तो जो केंद्रक कला होती है आपकी, इसमें क्या होते हैं, ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। और ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रदब्बी जालिका। और आपसे पूछा जाता है अंतःप्रदब्बी जो जालिका होती है, ER होती है, उसकी सतह खुरदरी क्यों होती है, तो उस पर क्या राइबोसोम उपस्थित होता है, मतलब प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो ER की परत होती है वो खुरदरी होती है। ठीक है,
आधी खुरदरी होती है और आधी चिकनी होती है। चिकनी होती है वो स्मूथ राइबोसोम की बनी हुई होती है, मतलब फैट की बनी हुई होती है, और जो खुरदरी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, उसे हम रफ राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक कला के विषय में हमें सत्य का चिन्ह पहचानना है, ये सभी सही है। ये फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। बाह्य झिल्ली पर इसके क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रक छिद्र पाया जाता है। ए है अंतः प्रदब्बी जालिका पर, बी है केंद्रिका पर, सी है केंद्रक द्रव्य पर, डी है क्रोमेटिन धागे पर। भाई केंद्रक में तो क्रोमेटिन धागे ही पाए जाते हैं, मतलब क्रोमेटिन धागे तो खुद ही केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, तो केंद्रक छिद्र इसके ऊपर तो होगा नहीं। ठीक है, अंतः प्रदब्बी जालिका दे रखा है, केंद्रिका दे रखी है और केंद्रक द्रव्य दे रखा है। तो यहाँ पर जो छिद्र पाए जाते हैं, अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन गलत मैंने नहीं दिया है, राइबोसोम कर लीजिएगा, चाहे आप डी को काट के यहाँ पर राइबोसोम कर लो। ठीक है, राइबोसोम कर लो यहाँ पर। ठीक है, और यही आंसर सही होगा। ओके, राइबोसोम सही होगा। अभी मैंने बताया जो अंतः प्रदब्बी जालिका होती है वो केंद्रक कला में पाई, जैसे कि केंद्रक कला में क्या होती है आपकी अंतः प्रदब्बी जालिका पाई जाती है, ईआर पाई जाती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और इसी पर क्या होता है, राइबोसोम होता है, और ये भी इसी राइबोसोम पर क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। ये करते क्या है, जो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है उसको नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, केंद्रक। ठीक है, प्लस कोशिका द्रव्य, प्लस किसके, कोशिका जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होते हैं उसके आवागमन को नियंत्रित करता है। जैसे कि फिर मैं आपको समझाना चाहूँगी, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, अब इन दोनों में एक सैप भरा है, कोशिका केंद्रक में भी भरा है और ये कोशिका में भी द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, ये इनका जीवन होता है, इनकी जीवन का भौतिक आधार होता है, जीव द्रव्य होता है, तो इन दोनों में भरा हुआ है। अब इन दोनों का जो ये चीज़ है, कितनी इधर आनी चाहिए, कितनी ये चीज़ इधर जानी चाहिए, इनको नियंत्रित कौन करता है, राइबोसोम करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, या फिर राइबोसोम मिले या केंद्रक कला मिले तो यही इसको नियंत्रित करता है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये जो लेयर आपको दिख रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस पर मतलब जो केंद्रक होता है उस पर भी 3 लेयर पाई जाती हैं, जो कोशिका होती है इन पर भी 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, 3 लेयर पाई जाती हैं। तो ये क्या होती है, इनमें एक लेयर ऐसी होती है जिसको हम केंद्रक के ऊपर है तो केंद्रक कला कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये झिल्ली होती है, दोहरी डबल झिल्ली होती है ये। इसी झिल्ली से आर पार क्या चीज़ जा रही है, क्या चीज़ आनी चाहिए, बस इसका नियंत्रण हो रहा है, आवागमन पर नियंत्रण हो रहा है, राइबोसोम कर रहा है, लेकिन पाई कहाँ जा रही है, केंद्रक कला पर ये पाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित केंद्रक के किस भाग में सिर्फ आरएनए तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। ए है केंद्रक द्रव्य पर, बी है केंद्रिका पर, सी है केंद्रक कला पर, डी है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो केंद्रक के किस भाग पर सिर्फ आरएनए तथा प्रोटीन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, केंद्रिका। केंद्रिका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केंद्रिका होता है, अभी हमने केंद्रक कला पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, प्रोटीन होता है, फास्फोलिपिड होता है, और भी चीज़ें बताई थी, राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर क्या बता रही हूँ मैं, खाली प्रोटीन पाए जाते हैं और आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड। तो ये पाए जाते हैं कहाँ, आपके केंद्रिका जो होती है। अभी हमने बताया केंद्रक के 4 भाग होते हैं, 4 भाग हमने बताए थे, उसमें हम केंद्रिका की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। 4 भाग में हम बता रहे हैं केंद्रिका में क्या, प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक होकर निर्माण करते हैं। ए है सेंट्रोसोम का, बी है क्रोमोसोम का, सी है कोशिका भित्ति का, डी है केंद्रिका का। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक होकर किसका निर्माण करते हैं भाई, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जो है आपका यहाँ पर आंसर होगा।
क्रोमोसोम क्या होते हैं? गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं। गुणसूत्र जो हमारे बच्चों में लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये किसमें? क्रोमोटिन धागे, जो ये केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक में वो एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है। जालीनुमा जाल बिछा हुआ होता है एक संरचना का, वो ही क्रोमोटिन होते हैं। जब एक क्रोमोटिन को खींचोगे तो उसी में क्रोमोसोम दिखेंगे। जब उसको आप और खींच दोगे तो उसमें जीन्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो और ये सब आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं, इसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर रखना, क्रोमोटिन धागे से क्या है, गुणसूत्र आपको उसी में दिखाई देते हैं। जब आप उसको थोड़ा सा मतलब इधर उधर से खींच खांच के देखोगे तो उसी में क्रोमोटिन धागे आपको मिल जाएंगे, जिसे हम क्रोमेटिन जालिका भी मतलब कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जाल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका कला के बाहर एक निर्जीव व सेल्यूलोज की बनी डैश पाई जाती है। ए है कोशिका कला, बी है सेंट्रोसोम, सी है कोशिका भित्ति, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो कोशिका कला के बाहर एक निर्जीव व सेल्यूलोज की बनी क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जो पेड़ पौधे या पादप होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? एक तो लवक पाए जाते हैं, ठीक है, हरित लवक, वर्ण लवक, ठीक है। हरित लवक जो पत्तों में वगैरह में पाए जाते हैं, जो क्या है, भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, और क्या होता है, क्लोरोफिल हो गया, ओके। लेकिन जो क्लोरोफिल होता है क्या, एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, हरा रंग है, तो वो क्या है, वर्ण लवक हो जाएगा, वर्ण लवक, ठीक है, जो कलर प्रदान करता है, ओके। और ऐसे लाइकोपिन हो गया, टमाटर का लाल रंग, एंथोसाइनिन हो गया, ये सारे जो आपको मिल रहे हैं, कैरोटीन हो गया गाजर में, तो ये सब क्या होते हैं, ये आ जाते हैं आपके किसके? लवक, कौन से वाले लवक? जो वर्ण लवक होते हैं, वर्ण लवक जिसमें कलर होता है, ठीक है। तो ये लवक, और हमेशा कोशिका भित्ति याद रखना, इंसानों में नहीं पाए जाते, हम लोगों में नहीं पाए जाते, ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। और लगभग चीज़ें जो होती हैं जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपका सेंट्रोसोम हो गया, आपका मतलब क्या कहते हैं, गोल्जी कॉय हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, कोशिका कला, ये सब क्या होती है, पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं और इंसानों में भी पाई जाती हैं, ओके। और कोशिका विभाजन भी आप ध्यान रखिएगा, दो तरीके का होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो आपका समसूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है? कायिक कोशिकाएं जब हमारी चोट फेंट लगती है, ठीक है, चोट वगैरह हमारे लगती हैं तो हमारे जो घाव सही होते हैं, तो एक कोशिका विभाजन वहाँ पर होता है। भाई चोट कैसे सही होती है? कोशिका जो नई सेल बनती हैं तो घाव भर जाता है और हमारी चोट सही हो जाती है, तो ये होता है कायिक कोशिकाओं में, मतलब समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन हम इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन, वो किसके लिए? जब हमारे जनन होता है, जैसे बच्चे का निर्माण होना, वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कोशिका का विभाजन भी दो तरीके का होता है, ये भी आपको क्लियर रखना होगा, नहीं तो कन्फ्यूज रहोगे भाई कि कौन सी कोशिका विभाजन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रक के समीप एक सितारे जैसी संरचना कहलाती है तारक काय, सेंट्रोसोम, ए बाबी दोनों या डी निम्न में से कोई नहीं। तो ये होती है तारक काय की रचना। जो तारक काय होता है वो कैसा होता है? तारक काय को हम क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ पर तारक काय क्यों होगा? क्योंकि तारक काय को ही तो इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बी पर ध्यान नहीं दिया, तारक काय को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वनस्पति कोशिकाओं में संचित भोजन मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? ए है मंड, बी है ग्लाइकोजन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सुसाइडल बैग होता है किसे कहते हैं, तो मैंने कहीं सेंट्रोसोम तो नहीं बोल दिया, लाइसोसोम को कहते हैं, ये दोनों सेम है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सुसाइडल बैग कोशिका का किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगर मैंने यही बोला है तब तो कोई बात नहीं, अगर सेंट्रोसोम बोला है तो लाइसोसोम कर लेना। ये सोम की वजह से मैं अक्सर जल्दी में भूल जाती हूँ, जल्दबाजी में बोला है ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ओके। अगर वैसे आराम से बोलती तो ध्यान रहता। क्वेश्चन नंबर 12 है, वनस्पति कोशिकाओं में संचित भोजन मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? ए है मंड, बी है ग्लाइकोजन, सी है ए बाबी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो वनस्पति कोशिकाओं में जो संचित भोजन होता है वो किस में पाया जाता है? भाई वनस्पति कोशिकाओं की बात हो रही है तो मंड में पाया जाता है। स्टार्च, मंड मतलब स्टार्च, आपने पढ़ा भी, स्टार्च कहते हैं मंड को, ठीक है। तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है, सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है, और ग्लाइकोजन तो हम लोगों में पाया जाता है, भाई ग्लूकोज एकत्रित हो जाता है ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 13, जंतु प्राणियों में संचित भोज्य पदार्थ कहलाता है? ए है खांच, बी है ग्लाइकोजन, सी है मंड, डी है उपयुक्त सभी। तो जंतु प्राणी में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो आपका क्या कहलाता है? भाई ग्लाइकोजन कहलाता है। और पेड़ पौधों में अगर संचित है तो मंड कहलाएगा, ओके।
खांच के विषय में भी आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका विभाजन के समय नई कोशिकाओं की उत्पत्ति नई कोशिकाओं द्वारा होता है, बी है पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा होता है, सी है ए व बी दोनों द्वारा, डी है निम्न में से कोई नहीं। देखो, अगर इस किताब के हिसाब से जाएंगे तो इन्होंने क्या कहा है, कोशिका के लिए आनुवांशिक इकाई भी बताया है, संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई बताया है। लेकिन सच्चाई में जो हम लोगों में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आनुवांशिक इकाई जीन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर रखिएगा। अगर आपको जीन ना मिले तो आप, क्योंकि SCERT की बुक है, तो आप कोशिका लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। पूर्व में जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं वही टूटती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, टूटकर नई कोशिकाओं का निर्माण ये कर देती हैं। तो ये पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ओके, बढ़ें आगे। जैसे कि हमने वही बात फिर से कहेंगे, ये मदर सेल है। अब यहाँ पर मान लो इसके आसपास क्या हुई, चोट वोट लग गई है, कुछ भी हो गया है, तो ये मदर सेल किसमें विभाजित हो जाएगी, किसमें, दो सेल्स में ये टूटेगी ना। जब ये टूटेगी, यहाँ से मान लो ये टूट गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो एक इधर आ गई सेल और एक इधर सेल आ गई। तो जो इस कोशिका को तो हम मदर सेल कहेंगे और इनसे जो कोशिका निकलेंगी दो, ये डॉटर सेल कहलाती हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रक के बंटवारे को कहा जाता है, ए है कैरियोकाइनेसिस, बी है समसूत्री विभाजन, सी है सूत्री विभाजन, डी है अर्धसूत्री विभाजन। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रक के बंटवारे को। तो हमने बताया जब आपका क्या होता है, दो फेज से गुजरता है बंटवारा, कोशिका विभाजन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, तो जब माइटोटिक फेज आता है आपका, तो माइटोटिक फेज में सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का होता है। केंद्रक कोशिका में से बढ़ने लगता है, ठीक है, और के दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित हो जाता है। तरकु यहीं पर जो होते हैं, जब ये दो भागों में बट जाता है तो तरकु कोशिकाएं बिल्कुल सेंटर में आ जाती हैं। जब केंद्रक दो भागों में बट जाता है तो तरकु कोशिकाएं बिल्कुल सेंटर में आ जाती हैं। ठीक है, जब ये दोनों भागों में बट जाता है, तो जब केंद्रक बटता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। जब आपका केंद्रक बढ़ता है तो इसी क्रिया को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अभी हमने बताया था शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 16, ये मैंने कहा थोड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ोगे तब समझ में आएगा। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का बंटवारा कहलाता है साइटोकाइनेसिस, एक्टोप्लास्ट, मीसोप्लास्ट या डी है उपयुक्त सभी। अब वही चीज़ आएगी, यहाँ पर हमने बताया दो भागों में केंद्रक बट गया। अब भाई कोशिका को भी बटना है, भाई कोशिका को भी अलग होना है, जिससे एक केंद्रक इधर रह जाए, एक केंद्रक इधर रह जाए। तो जब ये कोशिका भी दो भागों में बट जाए, ठीक है, दो भागों में बट जाए, तब ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो गई और दोनों के केंद्रक अलग अलग हो गए, दोनों के केंद्रक अलग अलग हो गए। तो अब यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस की कहलाएगी। ठीक है, जब कोशिका अलग हो जाए तो साइटोकाइनेसिस, जब केंद्रक अलग हो जाए तो कैरियोकाइनेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका विभाजन मुख्यतः निम्नलिखित में से कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4 या 5। तो मुख्यतः पूछा जा रहा है तो ये 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन सा होता है, एक तो आपका होता है कौन सा, अंतरावस्था, खांसी आने से दिक्कत हो गई, अंतरावस्था नहीं, सूत्री विभाजन। ठीक है, एक तो होता है आपका सूत्री या समसूत्री विभाजन, सूत्री या समसूत्री विभाजन। ओके, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अगर आपसे सूत्री विभाजन या समसूत्री की बात होगी तो आप क्या कहोगे, ये दैहिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिका, कायिक जिसमें कायिक का मतलब क्या, काया या कटे फिटे अंगों की मरम्मत करना, वो सूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन में होता है। घाव को भरना, ये सूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन में होता है। मतलब जहाँ पर आपको चोट फेट वाला जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा मुझे खांसी आती है पढ़ाते समय। तो यहाँ पर आंसर मतलब दो, जो समसूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे हमारी चोट फेट सही होती है वो वाली चीज़। जो अर्धसूत्री विभाजन होती है तो मैं सही शब्दों में बताऊँगी, जैसे बच्चों का निर्माण होना, वो क्या है आपका
अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है, लैंगिक कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम देखा किसने? ए है रॉबर्ट हुक ने, बी है रॉबर्ट ब्राउन ने, सी है वाल्थर फ्लेमिंग ने, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले देखो, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की कोशिका के अंदर, तो सी ऑप्शन सही होगा, वाल्थर फ्लेमिंग ने। वाल्थर फ्लेमिंग ने क्या किया? समय था कब? 1879 में क्या था? इसको देखा था, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को देखा था, और इसी प्रक्रिया को इन्होंने नाम दिया था क्या? माइटोसिस। माइटोसिस। अब माइटोसिस किसे कहते हैं? माइटोसिस किसे कहते हैं आप जानते हो? माइटोसिस कहते हैं किसको? सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन को। तो समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम किसने दिया? ये भी वाल्थर फ्लेमिंग ने ही दिया, वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया, लेकिन इसका समय अलग हो जाएगा। ये जब दिया इन्होंने, कब दिया? 1882 में, ठीक है, 1882 में, ओके। 1879 में सबसे पहले इन्होंने देखा इस प्रक्रिया को, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, और उसके बाद इन्होंने इसे माइटोसिस नाम दिया 1882 में, ओके। और इसमें क्या होता है? 46 गुणसूत्र होते हैं किसमें? मदर सेल में। ये मदर सेल है, इससे 2 डॉटर सेल जब बनेंगी तो 46 गुणसूत्र इधर भी होते हैं और 46 गुणसूत्र इधर होते हैं, मतलब 23 जोड़े, ओके। तो आप जानते हो ना 40, इसीलिए तो जो 46 गुणसूत्र होते हैं हर व्यक्ति में, इसीलिए जो होता है, मान लो आपका शरीर है, वहाँ पर चोट लगी, अब वो घाव भरेगा तो वो घाव वहीं पर वैसा ही सही होगा जैसी आपकी जगह थी, ठीक है। दाग की हम बात नहीं कर रहे हैं, दाग रह जाता है वो अलग विषय है, लेकिन आपका ये नहीं है कि कहीं पर चोट लगी है तो वहाँ पर, अगर मान लो पैर में चोट लगी है तो वहाँ हाथ निकलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। वो गुणसूत्र क्योंकि आपको पेरेंट्स से मिले हैं, ओके, तो उससे क्या है, वही चीज़ बनेगी, जो चीज़ आपका जहाँ पर चोट लगी वही चीज़ बनेगी। तो ये 46 गुणसूत्र का कमाल होता है। समान गुणसूत्र के कारण समान कोशिकाएं होती हैं, और समान कोशिकाएं क्या होती हैं? मतलब समान रूप से निर्माण करती है, जैसा जहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती हैं, इन्हीं ने बताया था, जो कोशिकाएं होती, इसमें क्या होती है? मात्र कोशिका का रोल होता है। एक मात्र कोशिका से कितनी? एक मात्र कोशिका से इन्होंने क्या बताया? एक मात्र कोशिका से कितनी? दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इन्होंने क्या किया? 2 डॉटर सेल बनती है, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। किसने कहा? ये वाल्थर फ्लेमिंग ने कहा कि एक मात्र कोशिका के टूटने से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन है 19, मात्र कोशिका के विभाजन से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने अभी बताया 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं हवा में बता रही हूँ आपको, ये सब आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये SCERT बुक के क्वेश्चन, इन्हें पढ़ लो, रट लो, सब कुछ कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्यतः कोशिका विभाजन में कितना समय लगता है? 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का। तो सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो 2 घंटे का समय लगता है। वैसे कहते हैं जो हमारी जो स्तनधारियों की कोशिकाएं होती है उसमें लगभग 20 घंटे का समय भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और स्तन पूछा जा रहा है तो 2 घंटा होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवाणुओं में कोशिका विभाजन में कितना समय लगता है? 10 मिनट, 20 मिनट, या फिर 30 मिनट या 40 मिनट। यहाँ पर भी 20 सही होगा, 20 मिनट का समय लगभग जीवाणुओं में लगता है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो 2 घंटे से 20 घंटे तक का समय लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोशिका विभाजन में केंद्रक कितने संभागों में बंटता है? 2, 3, 4, 5। तो अभी हमने क्या बताया? पहले केंद्रक टूटता है और कोशिका विभाजन में केंद्रक 2 भागों में पहले बंटता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। ये कोशिका थी, हमने बताया केंद्रक टूटा तो 2 भागों में बंट जाएगा ना एक केंद्रक, ओके। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये धोखे से बन गया, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है? सांच विधि द्वारा, खांच विधि द्वारा, पार्टम विधि द्वारा, या निम्न में से कोई नहीं। तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसका जब विभाजन होता है, यहाँ कोशिका की बात नहीं हो रही, कोशिका में क्या होता है? द्रव्य पाया जाता है। तो वो द्रव्य भी 3 तरीके का होता है। उन तीनों तरीके के द्रव्य में आपसे ये पूछा जा रहा है जो कोशिका, उसमें जो द्रव्य का विभाजन होता है वो किस विधि से होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा, खांच विधि से, ठीक है। खांच विधि से जो होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्वेश्चन 24 है, सूत्री विभाजन का महत्व है। ए है आनुवांशिक स्थायित्व वृद्धि के लिए, बी है घाव को भरने के व अंगों के पुनरुद्भवन के लिए, सी है अलैंगिक जनन के लिए, डी है उपर्युक्त में से सभी मतलब सूत्री विभाजन की बात हो रही है यहाँ पर। सूत्री विभाजन किसको कहते हैं? माइटोसिस को कहते हैं, समसूत्री विभाजन को कहते हैं। तो आनुवांशिक स्थायित्व के लिए भी होता है, वृद्धि के लिए भी होता है, भाई चोट जिस अंग पे लगी है वो बना रहे, उसकी मतलब
और आनुवांशिक स्थायित्व, वही बात है, गुणसूत्र जो कितने थे, 46 थे, तो 46 ही डॉटर सेल में गए। घाव को भरने के लिए भी, वो घाव दोबारा से सही हो सके, वो मतलब उस अंग का पुनरुद्भवन हो सके, ठीक है, इसके लिए भी सूत्र विभाजन जरूरी है। और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में कभी भी नहीं होता है। लैंगिक जनन में तो क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन मतलब जो आपकी चोट फेट लगती है उनका जनन हो सके, मतलब वो निर्माण हो सके, उनका निर्माण हो सके, वो बन सके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अलैंगिक जनन होता है बहुकोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में, द्विकोशिकीय जीवों में, या फिर डी है निम्न में से सभी। तो जो अलैंगिक जनन आपका होता है इसमें होगा एक कोशिकीय जीव में, भाई एक कोशिका टूटती है फिर दो कोशिकाएं बनती हैं, तो एक कोशिकीय जीव, बी ऑप्शन सही होगा। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।